ये कहानी है चेनशी की। यह बंदा झेंग हे के बेड़े का वंशज है। जब ये पैदा हुआ था तो इसके पास एक दैवीय शरीर डिवाइन बॉडी था, पर दुख की बात है वो शरीर इससे चोरी कर लिया गया। अब इसका जीवन बस अपने दादा चेन यिन के सहारे चल रहा है। इसकी एक पहचान ये भी है कि इसके पास एक गोस्टली हैंड है और इसकी यादें भी अधूरी हैं। तो बस इसी सच की तलाश में चेनशी निकल पड़ता है अपनी कल्टीवेशन की यात्रा पर। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अंडरवर्ल्ड में तबाही मचती है। भूत गॉड्स आपस में भिड़ जाते हैं और हमारा हीरो चेनशी खुद को इन सबके बीच फंसा पाता है। उसे कुलीन परिवारों, संप्रदायों, सेक्ट्स और शाही दरबार के झगड़ों में उलझना पड़ता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी ट्रू सेल्फ को नहीं छोड़ता, उस पर टिका रहता है। आखिरकार ये बंदा दुनिया के रहस्यों और अपने मूल ओरिजिन्स के राज को खोलता है। अपोकलिप्स लेवल के संकट का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान वो अपनी एक दंत कथा लेजेंड बनाता है। देखिए, ये घुड़सवार जिसने हरे रंग की टोपी और कपड़े पहने हैं, ये कोई भागा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि ये इन गार्ड्स का नेतृत्व कर रहा है। वह घोड़े पर पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो इतना तेज है कि घोड़ा जमीन पर जोरदार थपकी मारते हुए पत्तियां और धूल दोनों उड़ा रहा है। घोड़ा अचानक उछलता है जैसे किसी अवरोध के कारण, और हमारा घुड़सवार घोड़े को मजबूती से संभालता है। असल में वो एक समूह के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतिम तस्वीरों में साफ दिखता है कि उसके ठीक पीछे कई और घुड़सवार जो उसकी सुरक्षा में हैं या उसके सैनिक हैं, उसी तेज गति से उसका अनुसरण कर रहे हैं। आगे देखो, सड़क पर एक बहुत शानदार और सजी हुई सवारी या रथ कैरेज जा रही है। इसका मतलब है कि यह घुड़सवार और बाकी सैनिक इस रथ की सुरक्षा में लगे हैं, और वो पहला घुड़सवार जिसे हमने पहले देखा था वही इस पूरे काफिले का नेतृत्व कर रहा है। वो अपना घोड़ा रोककर अब रथ के पास जाता है। माय लेडी, हम उस जगह के करीब आ गए हैं जहां हमने आखिरी बार उस बच्चे को छोड़ा था। अब हम फिर से उसे देखने जा रहे हैं। इस बात पर वो महिला वो कहती है, वो छोटा नागरिक मासूम है और उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आराम करने दो, हम आगे बढ़ते हैं। गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, जी हुजूर। अब हम इस छोटे लड़के को करीब से देखते हैं जो हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। ये देखिए, ये है हमारा हीरो। ये छोटा लड़का जिसने गहरे हरे रंग के कपड़े पहने हैं, अकेला ही एक सूखे पेड़ के पास खड़ा है। उसके हाथ पर पट्टियां बंधी हैं। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र उस शाही महिला ने किया था जिसे उन्होंने छोटा नागरिक कहा था। पास खड़े गार्ड ने उसे देखते ही में कहा, छोटा बच्चा। देखिए, जो काफिला आगे बढ़ गया था उसमें से एक गार्ड वापस चेनशी के पास आता है। ये वही गार्ड है जिसने उस माई लेडी से बात की थी। वो गार्ड थोड़ा झुकता है और चेनशी को कुछ चांदी के सिक्के देते हुए कहता है, अरे बच्चे, ये चांदी ले लो और अपने लिए कुछ मिठाई खरीद लेना। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने आसपास खेलते हुए किसी और बच्चे को देखा है? वो गार्ड रुकता है और फिर समझाते हुए कहता है, ऐसे बच्चे जो थोड़े अजीब दिखते हों, जो जिंदा न लगते हों, वे दिखने में बिल्कुल मिट्टी की गुड़ियों जैसे हों। चेनशी जवाब देता है, मेरे दादाजी ने कहा है कि मुझे अजनबियों से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। वो चेनशी की तरफ देखकर कहता है, मेरा नाम फांग हे है। हम कुछ देर पहले अजनबी थे, पर अब जब तुम मेरा नाम जान गए हो। फिर वो अपनी मुस्कान थोड़ी और फैलाता है और कहता है, तो अब हम अजनबी नहीं रहे, है ना? ये मेरी तरफ से तुम्हें भुगतान है, इसलिए अब ये किसी अजनबी से चीजें लेने जैसा भी नहीं है ना? शी ने वो चांदी का सिक्का अपनी हथेली में ले लिया है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी भरी मुस्कान है। वो फांग हे को देखकर मूंछों पर ताव दे रहा है, जैसे वो जानता हो कि उसने फांग हे से पैसे वसूल लिए हैं। शी अब फांग हे की ओर देखकर कहता है, जनाब। और फिर वो धीमे से जानकार की तरह उस खास जानकारी को बताता है जिन बच्चों का आपने जिक्र किया था। क्या वे 1 फुट से भी कम लंबे थे और झुंड में चल रहे थे? फांग हे का रिएक्शन देखिए, वो चौंक जाता है। वह खुशी से जोर देकर कहता है, हाँ। उसका चेहरा चमक उठता है और उसके मन में जो बात चल रही है वो जाहिर हो जाती है। माई लेडी, वे चीजें सचमुच यहीं पर हैं। देखिए, जो शाही रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में माई लेडी ने कहा था कि वे चेनशी से बिना मिले आगे बढ़ेंगे, अचानक उस रथ से एक आकृति हवा में उछलती है। और कौन है ये? यह वही माई लेडी है जो अभी कुछ देर पहले रथ के अंदर बैठी थी। वो पूरी रफ्तार से रथ से कूदती है और हवा में कलाबाजी करती हुई सीधे जमीन पर आती है। वो ठीक हमारे मुख्य किरदार चेनशी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो चेनशी से शांत आवाज में कहती है, डरो मत, हम शिनशियांग से हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। वाह! जैसे ही वो अंधेरी शक्ति शांत होती है, वहां एक बेहद खूबसूरत युवा महिला खड़ी नजर आती है।
उसने बैंगनी और सफेद रंग के शानदार कपड़े पहने हैं और वो चेनशी के पीछे खड़ी है। वो चेनशी को देखती है और बड़े प्यार से लेकिन अधिकार भरे लहजे में उसे कहती है, छोटे भाई, क्या तुमने उन मिट्टी की गुड़ियों को देखा है? वे कहाँ हैं? यानी कि इस ताकतवर महिला के लिए भी उन मिट्टी की गुड़ियों जैसे बच्चों को ढूंढना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में फांग हे ने चेनशी से पूछा था। चेनशी, जो उसकी अविश्वसनीय खूबसूरती देखकर चौंक गया है, वो हकलाता है, बड़ी। फिर चेनशी अपनी हैरानी को संभालता है और उस महिला की तारीफ करता है, बड़ी बहन, आप बहुत सुंदर हैं, शू दुकाई से भी ज्यादा सुंदर हैं। वो युवा महिला जिसका चेहरा हल्की मुस्कान से भरा है, चेनशी की तारीफ सुनकर अपने मन में सोचती है, ये बच्चा जानता है कि बातें कैसे की जाती हैं, लेकिन शू दुकाई नाम किसी लड़की का नाम नहीं लगता है। यानी कि वो चेनशी की तारीफ पर खुश है, लेकिन शू दुकाई के नाम से थोड़ी उलझन में है। तुरंत ही वो मुख्य मुद्दे पर वापस आती है। वो चेनशी के पास झुकती है और बड़े प्यार से पूछती है, तो क्या तुम मुझे उन मिट्टी की गुड़ियों को ढूंढने में मदद करोगे? अब देखिए हमारा हीरो चेनशी। वो शानदार तरीके से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में शैतानी है और उसकी आंखें चमक रही हैं। अरे, ये कौन है? देखिए, अचानक चेनशी को एक डरावना और भूतिया चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा एक कंकाल स्कल जैसा है। उसकी लाल और लंबी जीभ बाहर लटकी हुई है और ये देखने में पूरी तरह से खौफनाक है। ये नया किरदार जो चेनशी को अकेले में दिखाई दे रहा है, वो उससे गुस्से से पूछता है, शियाओशी, तुमने असल में मेरी तुलना झू युकाई से कर दी? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो बदसूरत है? वाह! ये कंकाल की तरह दिखने वाला किरदार चेनशी को उसके पुराने नाम शियाओशी से पुकार रहा है और ये झू युकाई का भी जिक्र कर रहा है, जिसका नाम चेनशी ने पहले लिया था। फिर ये खौफनाक चेहरा चेनशी को चेतावनी देता है, वे जिनयीवेई हैं, जिनयीवे। और साथ ही वो बताता है, वे शक्तिशाली कुलों के बाज और कुत्ते हैं। उनका पैसा खून से सना हुआ है, इसे लेना तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। सुंदर महिला जो चेनशी के सामने खड़ी है, वो प्यार से उसे फिर से छोटे भाई कहकर पुकारती है। लेकिन देखिए, चेनशी के चेहरे पर अब एकदम से बदलाव आ गया है। अब उसके चेहरे पर न डर है, न हैरानी और न ही तारीफ का भाव। चेनशी उस महिला को देखकर दृढ़ता से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जो माई लेडी है वो फांगहे को आदेश देती है, बच्चे को ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। फांगहे तुरंत झुककर जवाब देता है, जी हुजूर। ये देखिए, ये है हमारा नया किरदार जिसका नाम है विद्वान झू, स्कॉलर झू, और ये एक भूत है। वो विद्वान झू फिर से चेनशी के दिमाग में आता है, पर इस बार उसका चेहरा कंकाल की तरह नहीं बल्कि एक मुखौटे के पीछे है। ये मुखौटा एक तरफ से खोपड़ी जैसा है और दूसरी तरफ से एक गुस्से वाली आंख दिखाई देती है और लाल लपटें उसके चारों ओर जल रही हैं। यह भूत चेनशी को उसके पुराने नाम शियाओशी से पुकारता है, शियाओशी, तुम्हें उनसे निपट लेना चाहिए, है ना? इसका मतलब है कि विद्वान झू को चेनशी की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। वो जानता है कि भले ही चेनशी अब जिनयीवेई के साथ जा रहा हो, लेकिन वह किसी भी खतरे से खुद को बचा सकता है। हमारा काफिला अब गहन जंगल के बीच से गुजर रहा है। अब वे सभी घने जंगल के बीच खड़े हैं, चेनशी, सुंदर माई लेडी और फांगहे। चेनशी, जो कि हमारा मुख्य किरदार है, वो माई लेडी को देखकर विनती के लहजे में कहता है, बड़ी बहन, मुझे थोड़ी भूख लगी है। मेरे दादाजी अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं ताकि मैं जाकर खाना खा सकूं। क्या मैं तुम्हें आगे ले जाने से पहले घर जाकर खाना खा लूं? चेनशी बहुत चालाकी से घर जाने का बहाना बना रहा है, लेकिन माई लेडी बहुत तेज है और शायद वो चेनशी को जाने नहीं देना चाहती। फांगहे तुरंत आगे आता है और अपने हाथ में गोश्त और जड़ी बूटियां लेकर कहता है, हाँ, मेरे पास अलग अलग जानवरों के मांस से बना सूखा गोश्त और विदेशी जड़ी बूटियां हैं। ये तुम्हारे घर के खाने से निश्चित रूप से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। वह चेनशी को प्यार से ये स्वाद चखने के लिए कहता है, लो, इसे चक्कर देखो। माई लेडी मुस्कुराती है और स्नेह से चेनशी के सिर पर हाथ फेरती है। वो अपने मन में सोचती है, ये छोटा शैतान बहुत प्यारी बातें करता है। वो प्यार से चेनशी को बताती है, छोटे भाई, हमें अभी भी नहीं पता कि तुम्हें क्या कहते हैं और तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। इस पर हमारा हीरो चेनशी जोर से हंसता है। उसकी हंसी पूरी तरह से खुशी भरी है और वह जवाब देता है, बड़ी बहन, मेरा नाम चेंगशी है। चेंग यानी सच्चा और शी यानी ईमानदार। मैं हुआंगपी गांव में रहता हूं। चूंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए सब मुझे छोटा ईमानदार कहकर पुकारते हैं। वाह, चेनशी झूठ बोल रहा है। उसका असली नाम चेनशी है और उसने जानबूझकर अपना नाम चेंगशी बताया है, जिसका मतलब है ईमानदार। चेनशी खुशी से जोर से हाथ हिलाता है और कहता है,
मैं आगे बढ़कर रास्ता दिखाऊंगा। जर्की, सूखे गोश्त के लिए धन्यवाद बड़ी बहन। वो सूखे गोश्त को हाथ में पकड़कर उत्साह से आगे बढ़ने लगता है, मानो उसे मिट्टी की गुड़ियों को ढूंढने की बहुत जल्दी हो। लेकिन देखिए, माई लेडी और फांग हे दोनों चेंशी को जाते हुए देखते हैं और आपस में बात करते हैं। फांग हे माई लेडी की तरफ झुकता है और कहता है, माई लेडी, ये बच्चा। माई लेडी तुरंत उसे बीच में टोकती है और आश्चर्य भरे लहजे में कहती है, मैंने भी ध्यान दिया, वो असल में एक कल्टीवेटर है। यहां देखिए, हमारा हीरो चेंशी अब फांग हे द्वारा दिया गया सूखा गोश्त आराम से खा रहा है। लेकिन जैसे ही वो खाता है, उसके शरीर के चारों ओर नीले रंग की चमकीली ऊर्जा का एक अनोखा आभा मंडल बन जाता है। ऊपर एक अद्भुत चमकीली नीली रंग की आकृति दिखाई देती है, जो एक मंदिर या पवित्र स्थान जैसी दिखती है, और चेंशी का शरीर उसी रोशनी में घिर गया है। तभी माई लेडी अपने मन में ये बात सोचती है, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देहात में 10 साल का छोटा जीनियस मिलेगा। उसने पहले ही डिवाइन फीटस रेल्म तक कल्टिवेट कर लिया है। अगर ये लड़का इंपीरियल एग्जाम देता तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को चौंका देता। फांग हे माई लेडी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुमने गलत नहीं देखा। और फिर वो बहुत हैरानी भरे स्वर में वो बड़ा रहस्य बताती है। इस बच्चे के डिवाइन श्राइन के अंदर कोई डिवाइन फीटस नहीं है। हो माई गॉड! यहां कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, जो हमारी पिछली कहानी से सीधे जुड़ा है। याद है, हमने शुरू में सुना था कि चेंशी का दैवीय शरीर डिवाइन बॉडी चोरी हो गया था। अब माई लेडी ने पूरी तरह से पहचान लिया है कि चेंशी ने डिवाइन फीटस रेल्म तक कल्टिवेट तो किया है, लेकिन उसके डिवाइन श्राइन में, जो खेती कल्टिवेशन का केंद्र होता है, वहां पर कोई डिवाइन फीटस दैवीय भ्रूण मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि चेंशी के अंदर कल्टिवेशन की शक्ति तो है, लेकिन जो मुख्य चीज दैवीय शरीर में होनी चाहिए वो गायब है। फांग हे माई लेडी से पूछता है, ऐसा क्यों है? माई लेडी गहन और शांत होकर जवाब देती है। वो कहती है कि एक साधारण व्यक्ति का खजाना होना अपने आप में एक अपराध है। और फिर वो चेंशी के अतीत का सबसे बड़ा राज खोलती है। इस बच्चे की खोज संभवतः किसी प्रतिष्ठित कबीले ने की थी। उन्होंने उसके दैवीय भ्रूण को जबरदस्ती छीनने और उसे अपने शिष्यों में से किसी एक में प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट करने की योजना बनाई थी। माई लेडी फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है, डिवाइन फीटस के बिना सारी ट्रूक्यूई बिना जड़ों वाले पेड़, बिना पानी या स्रोत के जैसी है। माई लेडी अब चिंतित मुद्रा में खड़ी है और उसके मन में कई विचार चल रहे हैं। वो कहती है, ओह, तो ऐसी बात है। वो गहन स्वर में समझ देती है। सूखे गोश्त में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके डिवाइन श्राइन को फिर से प्रकट कर दिया, लेकिन क्योंकि कोई डिवाइन फीटस नहीं है, ये सब केवल धुआं और दर्पण है। और फिर वो एक भयानक सच्चाई बताती है। हर साल कई लोग अपना डिवाइन फीटस चोरी होने के कारण मर जाते हैं। इस बच्चे के लिए जिसकी खोपड़ी खोली गई थी और फिर भी वो जिंदा है, ये एक चमत्कार है। माई लेडी गहन मुद्रा में आगे कहती है, यही उम्मीद थी, डिवाइन श्राइन लुप्त हो गया है। इसका मतलब है कि सूखे गोश्त खाने के बाद जो क्षणिक रोशनी और डिवाइन श्राइन दिखा था, वो अब पूरी तरह से गायब हो गया है, जैसा कि माई लेडी को पहले ही अंदाजा था। फिर माई लेडी एक और बड़ी बात कहती है, जो चेंशी की चोरी से जुड़ी हो सकती है। जरा सोचो, शुइन्यू काउंटी के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट का बेटा ली शियाओडिंग बेकार और कुछ न कर पाने वाला है। फिर भी वो पिछले साल प्रांतीय परीक्षा में टॉप पर रहा। शायद। फांग हे तुरंत माई लेडी की बात पूरी करता है और जोर देकर कहता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। यहां माई लेडी और फांग हे सीधे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ली शियाओडिंग ने बेईमानी से परीक्षा में टॉप किया, और सबसे बड़ा शक यह है कि ली शियाओडिंग के पास चेंशी का चोरी हुआ डिवाइन फीटस है। माई लेडी अब गहन और शांत मुद्रा में खड़ी है। वो कहती है, ली परिवार एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग का कबीला है। ली परिवार के युवा स्वामी ने भले ही एक सफल कल्टीवेटर बनने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो साफ कह रही है कि ली शियाओडिंग ने बेईमानी की हो या चोरी की हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम दूसरा है। लेकिन फिर माई लेडी की आंखें चेंशी पर पड़ती हैं और उसके चेहरे पर दया और मदद का भाव आता है। वो गहन स्वर में कहती है, हालांकि चूंकि इस छोटे भाई का जीवन इतना कठिन है, तो मैं क्यों न उसकी मदद करूं। माई लेडी अब सीधे फांग हे को आदेश दे रही है, और इस बार उसका चेहरा क्रूर और खतरनाक दिख रहा है। उसकी लाल आंखें और मुस्कान खौफनाक है। वह फांग हे को 2 भयानक काम करने के लिए कहती है। पहला काम, सबसे पहले हुआंगपी गांव को खत्म कर दो, ताकि कोई बात लीक न हो सके और उन लोगों को रोका जा सके जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि हमारे झाओ परिवार को सच्चा राजा का मकबरा मिल गया है और उन्होंने उसे साझा करने से मना कर दिया है। दूसरा काम, जो वह चेंशी के लिए कहती है, ये बच्चा काफी दयनीय है। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएं, तो उसे जल्दी से मौत दे देना।
उसे तकलीफ मत देना। चेंशी अपनी आंखें बंद करके खड़ा है और उसके मुंह में एक छोटी सी हरी पत्ती है जिसे वो चबा रहा है। उसके चेहरे पर शांत और उदासीन भाव है, लेकिन वो पूरी तरह से जागरूक है। असल में चेंशी वहां खड़ा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। वो माई लेडी और फांग हे की सारी बातें पूरी तरह से सुन रहा है जो उन्होंने चेंशी को मारने के बारे में की थीं। उसी समय चेंशी के मन में विद्वान झू का भूत गोस्ट उसे दिखाई देता है, जो एक सूखे पेड़ से लटका हुआ है और भूतिया लिबास में है। चेंशी विद्वान झू से गहरा सवाल पूछता है जो पुराने समय की बात लगती है। विद्वान झू मास्टर ने कहा था, दफन आकृतियों का आविष्कारक, इन्वेंटर ऑफ बैरियल फिगर्स माइनस, क्या उनकी कोई संतान पॉस्टेरिटी नहीं है? इसका क्या मतलब है? विद्वान झू, स्कॉलर झू लटके हुए होने के बावजूद शांत स्वर में पर भयानक अंदाज में जवाब देता है, इसका मतलब है कि मुझ पर पहला हमला करने वाले को मैंने तब तक मारा जब तक उसकी पूरी वंश परंपरा, ब्लडलाइन खत्म नहीं हो गई। चेंशी अब पूरी तरह से खौफनाक मुस्कान के साथ खड़ा है। वो चेंशी माई लेडी और फांग हे को देखते हुए अपने मुंह में पत्ती चबाता हुआ जोर से हंसता है, हे। और वह विद्वान झू की सलाह को दोहराता है, जो कोई भी हमें नाराज करेगा उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। सामने एक शांत और साफ पानी का झरना है और उसके चारों ओर ऊंचे धुंध से ढके पहाड़ हैं। यह जगह पूरी तरह से प्राकृतिक और शांत लगती है। पानी के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही हैं। वहां 3 छोटे और अजीब बच्चे पानी के बीच में खड़े हैं। ये वही मिट्टी की गुड़ियों जैसे दिखने वाले बच्चे हैं जिनकी तलाश माई लेडी और फांग हे कर रहे थे। इन बच्चों के चेहरे गोल और अजीब से हैं और वे साधारण बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जंगल में चेंशी के साथ माई लेडी और फांग हे खड़े हैं और वे सब उन मिट्टी की गुड़ियों को देख रहे हैं। मिट्टी की गुड़ियां पानी में खेल रही हैं और उनके चारों ओर झरने की आवाज आ रही है। लेकिन तभी माई लेडी और फांग हे के साथ चल रहे बाकी गार्ड अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए माई लेडी का असल इरादा क्या है जब उन्हें सफलता मिल गई है। माई लेडी उन मिट्टी की गुड़ियों को देखकर बहुत खुश और उत्साहित हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है और अपने मन में खुलासा करती है, आखिरकार वे जरूर सच्चे राजा के मकबरे में दफन मिट्टी की गुड़ियां हैं जिन्होंने चेतना प्राप्त कर ली है। वो तुरंत फांग हे से कहती है, हमें बस उनके पीछे पीछे चलना है ताकि सच्चे राजा के मकबरे का स्थान मिल जाए। फिर माई लेडी की नजर चेंशी पर पड़ती है जो गहन मुद्रा में जमीन पर बैठा है। वो चेंशी को प्यार से पुकारती है, छोटे भाई। ये प्यार केवल धोखा है, क्योंकि पिछली बार उसने फांग हे को चेंशी को जल्दी से मारने का आदेश दिया था। वो क्रूरता से मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यहां देखिए, वे अजीब मिट्टी की गुड़ियां पानी में खड़ी हैं। हम देखते हैं कि चेंशी और माई लेडी दोनों घनी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं। माई लेडी के पीछे फांग हे और एक और सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े हैं। चेंशी आगे की ओर झुककर देख रहा है। अगले दृश्य में अचानक चेंशी के पीछे झाड़ियों से एक लकड़ी की छड़ी या टहनी टूटकर नीचे गिरती है। तेज आवाज आती है। ये आवाज बहुत तेज थी और इससे चेंशी का ठिकाना जाहिर हो जाता है। इसके बाद वे मिट्टी की गुड़ियां जो पानी में खेल रही थीं, वे चारों एकदम से चौंक जाती हैं। उनकी मासूम आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उन्हें पता चल गया है कि कोई उन्हें देख रहा है। ये देखते ही चेंशी डर में दबे स्वर में बोलता है, ओह नहीं। माई लेडी अब दबी हुई और क्रूर मुस्कान के साथ खड़ी है। वो अपने मन में विचार कर रही है, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गुड़ियां पानी के अंदर से भाग रही हैं। देखिए, वो माई लेडी गुस्से और परेशानी में अपनी आंखें लाल करके चिल्लाती है, क्या मैं इतनी डरावनी हूं? वो लाल आंखों और जबरदस्त गुस्से में चिल्लाती है और पीछे मुड़कर अपने सैनिकों को आदेश देती है, उनका पीछा करो, उन्हें खोना मत। कई सारे सैनिक तेजी से दौड़ रहे हैं। उनके हाथों में चौड़ी तलवारें हैं की आवाज करते हुए मिट्टी की गुड़ियों की ओर भाग रहे हैं। अगले दृश्य में सैनिक घनी झाड़ियों के अंदर तेजी से घुसता है, तलवार तैयार है। मिट्टी की गुड़ियां दौड़कर झाड़ियों के बीच छिपने की कोशिश कर रही हैं। आखिरी दृश्य में एक मिट्टी की गुड़िया जमीन पर डर से लेट गई है, जबकि सैनिक तलवार लहराता हुआ उसके पास से गुजर रहा है। गुड़िया पूरी तरह से डर के मारे चुप है ताकि सैनिक उसे देख न पाए। एक जिन्जीवेई सैनिक चिल्लाते हुए भाग रहा है और वो कह रहा है, धिक्कार है, वे हमें भटकाने के लिए चारों ओर बिखर रहे हैं। इसका मतलब है कि मिट्टी की गुड़ियों ने चालाकी से एक साथ भागने के बजाय अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर दिया है ताकि सैनिक उन्हें पकड़ न पाएं और उलझ जाएं। माई लेडी गुस्से में चीखती है, घबराओ मत, चेंशी का पीछा करो। और एक सैनिक तुरंत जवाब देता है, हाँ मैडम। माई लेडी और फांग हे के साथ चल रहे फांग हे जैसा दिखने वाला सैनिक परेशानी में झाड़ियों के बीच खड़ा है। माई लेडी का गार्ड परेशानी में कहता है, धिक्कार है, हमने उसे खो दिया।
और वो हैरानी से पूछता है, वो बच्चा इस घने जंगल में इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? वह माई लेडी क्रोध से कहती है, अजीब, ऐसा क्यों लग रहा है कि पेड़ लंबे हो गए हैं? यहां तक कि जंगली घास भी असामान्य रूप से मोटी हो गई है। वह हैरानी से कहती है, एक छोटी सी धारा में एक नदी, जितना जोर कब से आ गया? माई लेडी को अचानक असली बात समझ आ जाती है। वो डर में चीखती है, अरे! और वो असली बात कहती है, पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। अगले दृश्य में जमीन पर पड़ा हुआ फांग हे दर्द से चिल्ला रहा है, ममेरी, मेरी टांग। और उसकी टांग टूट गई है, लेकिन ये साधारण चोट नहीं है। टांग चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह टूटकर बिखर गई है। फांग हे ये देखकर खुद हैरानी में कहता है, ये कैसे हो रहा है? एक दूसरा सैनिक झुके हुए घबराकर देखता है और कहता है, कोई खून नहीं है, घाव चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा दिख रहा है। फांग हे पूरी तरह डरा हुआ है और माई लेडी को घबराकर पुकारता है, माई लेडी, आप। ये माई लेडी का क्लोजअप है और उसकी हैरानी और डर चरम पर है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है और अपने छोटे हाथों को आगे करके देखती है। उसकी अद्भुत पोशाक, बैंगनी और सफेद, और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि वो पूरी तरह से बेबस है। वो डर में कहती है, मैं भी चीनी मिट्टी में बदल गई हूं। और वो जंगल की ओर गुस्से से इशारा करती है, ये जंगल गलत है। बाकी सैनिक भी घबराकर तलवारें खींच लेते हैं, लेकिन छोटे होने के कारण वे बेहद कमजोर दिख रहे हैं। एक सैनिक घबराकर चिल्लाता है, यहां से निकल जाओ, जल्दी करो। तभी माई लेडी एकदम से सच्चाई पहचान लेती है और वो डर में चीखती है, ये एक भूतों का क्षेत्र, गोस्ट डोमेन है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सबको शांत करने की कोशिश करती है। शांत रहो, मेरी बात सुनो। फांग हे डर में कहता है, एक बार भूतों के क्षेत्र के अंदर जाने के बाद बड़ी से बड़ी दैवीय शक्तियां, डिवाइन पावर्स भी बेकार हो जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा नानमेन काउंटी के कागज के लोगों और हुइक्सिंग कस्बे के दोहराए जाने वाले दिन में हुआ था। ये शैतान बच्चे ने जानबूझकर किया। माई लेडी शांत होकर फांग हे को जवाब देती है, जरूरी नहीं, भूतों के क्षेत्र के नियम हर किसी पर लागू होते हैं। वो चेंशी भी अब चीनी मिट्टी में बदल गया होगा। वो तुरंत आदेश देती है, उस दिशा का पीछा करो जहां चेंशी भागा था। जिन यीवेई के 3 सैनिक, जिनमें माई लेडी भी शामिल है, वे सारे छोटे हो चुके हैं और तेजी से झाड़ियों के बीच से गुजर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और उद्देश्य साफ दिखता है। लेकिन तभी अचानक उन्हें सामने कुछ दिखता है और सारे सैनिक चौंक जाते हैं। उन्हें सामने एक अजीब आकार का मकान या ढांचा दिखाई देता है। ये मकान बहुत विशाल है और इसका आकार गोल पत्थरों या बर्तन जैसा है जो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। मकान किसी मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि ये मिट्टी और पत्थरों से अजीब तरीके से बना हुआ है। इसके आसपास छोटे पौधे और झाड़ियां हैं। माई लेडी और सैनिक इस अजीब जगह को देखकर हैरान हैं। माई लेडी ध्यान से जंगल को देखते हुए निष्कर्ष निकालती है, अगर भूतों का क्षेत्र है तो इसका मतलब है कि हम सही जगह पर आ गए हैं। ये वही जगह होनी चाहिए जिसके बारे में अफवाहें हैं। इसका मतलब है कि माई लेडी को अब पूरा यकीन है कि वे सच्चे राजा के मकबरे के पास पहुंच गए हैं और ये खतरनाक क्षेत्र भी उसी मकबरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक माई लेडी चौंक जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि झाड़ियों के बीच से चेंशी ऑफ चेंगशी अचानक बाहर निकलता है। चेंशी, जो छोटा हो चुका है, मासूम चेहरे से माई लेडी को देखकर खुशी से कहता है, बड़ी बहन, आपको पकड़ने में इतना समय क्यों लगा? चेंशी को देखते ही माई लेडी गुस्से और चीखती है, चेंशी। चेंगशी, जो अब गुड़िया में बदल रहा है, उसके हाथ चीनी मिट्टी के दिख रहे हैं, खुशी से इशारा करता है और कहता है, उन चीनी मिट्टी की गुड़ियों का घोंसला यहीं पर है, यहां आ जाओ। यहां साफ है कि चेंशी अब पूरी तरह से जाल के अंदर है और जानबूझकर माई लेडी को असली मकबरे के पास खींच रहा है जहां वे गुड़ियां रहती हैं। फांग हे माई लेडी से कहता है, ठीक जैसा आपने भविष्यवाणी की थी, वो चेंशी भी चीनी मिट्टी की गुड़िया में बदल गया। लेकिन माई लेडी का ध्यान एक और खतरनाक बात पर है। ये साफ है कि वो पहली बार यहां नहीं आया है। उसे पता है कि इंसान से वापस इंसान में कैसे बदलना है। हम एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे और उसे अभी पकड़ लेंगे। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जो मानव आकार की नहीं है। उनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी की गुड़िया या बर्तन खड़े हैं। ये विशाल चीनी मिट्टी के बर्तन हैं जिन पर सफेद और नीले रंग के फूलों के डिजाइन बने हुए हैं। ये मिट्टी के बर्तन इतने ऊंचे हैं कि माई लेडी और सैनिक उनके सामने छोटे से खिलौने जैसे दिख रहे हैं। माई लेडी गहन सोच में है और चौंककर कहती है, रुको, ये सच्चे राजा का मकबरा नहीं है, ये है। और वो अंदाजा लगाती है, एक चीनी मिट्टी का भट्ठा, पोर्सलेन किल्न। वो शैतान बच्चा हमें यहां क्यों लाया?
फांग हे माई लेडी को खुशी से बताता है, माई लेडी, हमने उन्हें ढूंढ लिया। फांग हे ने आखिरकार उन भागती हुई मिट्टी की गुड़ियों को ढूंढ लिया है। वे पूरी तरह से डरी हुई हैं, उनके चेहरे पर खौफ है और एक गुड़िया अपनी उंगली मुंह पर रखकर इशारा कर रही है, शांत रहो, चिल्लाओ मत। यहां साफ है कि वे डर के मारे नहीं भाग रहे थे, बल्कि चुपचाप छिपे रहना चाहते थे और माई लेडी के सैनिकों को चिल्लाने से रोक रहे थे ताकि वे पकड़े न जाएं। लेकिन सैनिक इस बात को गलत समझते हैं। फांग हे या सैनिक जो छोटे हो गए हैं, अपनी तलवार घुमाते हुए हंसकर कहते हैं, हा हा, ये छोटे जीव हमसे डरते हैं। सैनिक गलतफहमी में हैं कि गुड़ियां इसलिए डर रही हैं क्योंकि सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया है। तभी अचानक फांग हे के ठीक पीछे एक विशाल हाथ अंधेरे से बाहर निकलता है। ये हाथ इतना बड़ा है कि फांग हे उसके सामने एकदम छोटा दिखता है और वो हाथ तेजी से नीचे आ रहा है। वो विशाल हाथ धड़ाम से जमीन पर पड़ता है और बड़े पत्थरों और टूटी हुई ईंटों को चारों ओर उड़ा देता है। जैसे ही वो विशाल हाथ जमीन पर गिरता है, वहां तबाही मच जाती है। मिट्टी, ईंटें और पत्थर हवा में धमाके के साथ उड़ने लगते हैं, जिससे पूरा इलाका धुएं और गर्दो गुबार से भर जाता है। फिर उस धूल के गुबार के पीछे से एक खौफनाक चेहरा उभरता है। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि चीनी मिट्टी से बना एक विशालकाय राक्षस है। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही हैं और उसका विशाल शरीर सफेद और नीले चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से बना हुआ है। उस राक्षस को देखकर माई लेडी और उसके सैनिक एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। माई लेडी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कांपती आवाज में कहती हैं, ये तो चीनी मिट्टी का दानव है। तभी वो राक्षस एक भयानक दहाड़ मारता है, जिससे पूरा भट्ठा हिलने लगता है। जिन यीवेई के सैनिक, जो पहले ही छोटे हो चुके थे, अब इस पहाड़ जैसे दानव के सामने चींटियों के बराबर लग रहे हैं। जैसे ही वो विशालकाय हाथ तेजी से नीचे आता है, जिन यीवेई के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। वह विशाल हाथ एक सैनिक को दबोच लेता है और उसे निर्दयता से कुचल देता है। पत्थरों के टूटने जैसी भयानक आवाज आती है, क्योंकि वो सैनिक अब एक मिट्टी की गुड़िया बन चुका था। ये खौफनाक मंजर देख माई लेडी की रूह कांप जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह जंगल और भट्ठे के मलबे के बीच भागने लगती हैं। उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा है। तभी एक मिट्टी की गुड़िया जो वहीं छिपी हुई थी, माई लेडी को भागते हुए देखती है। वो गुड़िया दया दिखाते हुए इशारा करती है और उन्हें एक सुरक्षित छिपने वाली जगह की ओर बुलाती है। वो गुड़िया धीरे से कहती है, इधर आओ, यहां छिप जाओ, वरना वो राक्षस तुम्हें भी मिट्टी में मिला देगा। माई लेडी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस गुड़िया की बात मानकर अंधेरे कोने में दुबक जाती हैं। अंधेरे से वो विशालकाय हाथ तेजी से निकलता है और एक दूसरे सैनिक को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। वो सैनिक डर के मारे पूरी तरह पीला पड़ गया है और बेबसी से छटपटा रहा है, लेकिन उस राक्षसी हाथ की पकड़ से छूटना नामुमकिन है। तभी माई लेडी एक छोटी सी छिपने वाली जगह में उस मिट्टी की गुड़िया के साथ दुबकी हुई हैं। वो गुड़िया अपने मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है कि चुप रहो, चिल्लाना मत। माई लेडी ये सब देखकर गहरी सोच में डूबी हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वे इस मुसीबत में कैसे फंस गईं। लेकिन तभी उस अंधेरे कोने की दरार से एक विशालकाय लाल आंख उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। वो आंख इतनी डरावनी है कि माई लेडी की सांसें थम जाती हैं और वे खौफ के मारे पत्थर जैसी बन जाती हैं। जैसे ही वो विशाल आंख वहां से आगे बढ़ जाती है और खतरा टल जाता है, माई लेडी चैन की सांस लेती हैं। उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है कि वे उस दानव की नजरों में आने से बच गईं। अब वो विशालकाय चीनी मिट्टी का दानव भारी कदमों से आगे बढ़ने लगता है। माई लेडी उस छोटी मिट्टी की गुड़िया के साथ बड़ी सावधानी से अपनी छिपने की जगह बदलती हैं और एक सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ती हैं। वो गुड़िया उन्हें उन गुप्त रास्तों से ले जा रही है जहां से वे उस राक्षस की नजरों में न आएं। तभी नजारा और भी भयानक हो जाता है। वो विशाल दानव अपने हाथ में पकड़े हुए सैनिकों को सीधे जलती हुई भट्ठी किलन के अंदर फेंक देता है। जैसे ही वे सैनिक, जो अब मिट्टी की गुड़िया बन चुके हैं, उस दहकती आग में गिरते हैं, वे तड़पने और जलने लगते हैं। आग की लपटें उन्हें पूरी तरह निगल रही हैं और उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही है। कुछ दूरी से माई लेडी ये सब अपनी आंखों से देख रही हैं। अपने वफादार सैनिकों को इस तरह जिंदा जलते देख उनका दिल दहल जाता है। उनके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही है और वो मन ही मन सोचती हैं, लानत है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि चेनशी की वजह से उनके सैनिक इस तरह मिट्टी में मिल रहे हैं। माई लेडी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो दांत पीसते हुए मन ही मन सोचती हैं कि उनके शिनजियांग झाओ परिवार के इतने काबिल और ताकतवर साथी, जिन्हें मारना नामुमकिन लगता था, वो आज इस घटिया और सुनसान गांव जैसी जगह पर कुत्ते की मौत मारे गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी ताकतवर फौज एक झटके में ऐसे खत्म हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़े अपमान और दुख की बात थी।
तभी कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वहां मौजूद वो छोटी मिट्टी की गुड़ियां, जो असल में वहां पहले से फंसे हुए लोग या बच्चे हो सकते हैं, वो माई लेडी के पास आते हैं। उनमें से एक गुड़िया माई लेडी से पूछती है कि ये लड़की, क्या तुझे भी हुआंगपो गांव के उस छोटे जानवर ने धोखा देकर यहां फंसाया है? ये सुनकर माई लेडी तुरंत समझ जाती हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं। वो पलट कर पूछती हैं कि क्या तुम लोग उस लिटिल ऑनेस्ट की बात कर रहे हो? साथ ही उन्हें अंदर से एक गहरा झटका लगता है और वो हैरानी से सोचती हैं कि अरे, मैं सच में इन मिट्टी की गुड़ियों की भाषा समझ पा रही हूं। मतलब साफ है दोस्तों, अब यहां फंसने वाली वो अकेली नहीं है, बल्कि वो छोटा शैतान चेंशी पहले भी कई लोगों को यहां शिकार बना चुका है और ये सब उसी के सताए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही माई लेडी ने उस लड़के का नाम लिटिल ऑनेस्ट लिया, उन नन्हे गुड़ियों का गुस्सा तो जैसे फूट ही पड़ा। वो गुस्से में तमतमाते हुए चिल्लाते हैं, काहे का ईमानदार? अरे मेरी जूती है वो ईमानदार। वो तो एक नंबर का धोखेबाज और नीच इंसान है। वो छोटा कमीना तो अंदर तक सड़ा हुआ है और एकदम बेशरम है। उनका गुस्सा देखकर साफ था कि वो चेंशी से कितनी नफरत करते हैं। वो अपना दर्द बयां करते हुए कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह यहां खजाना ढूंढने ही आए थे, लेकिन उस धोखेबाज ने हमें अपने जाल में फंसा लिया और देखो आज हमारी क्या हालत हो गई है, हम सब यहां फंसकर रह गए हैं। तभी वहां मौजूद एक बूढ़ी गुड़िया, जो शायद वहां की सबसे पुरानी शिकार है, वो माई लेडी को बताती है, बेटी, हम सब भी यहां पीड़ित हैं। उस छोटे शैतान ने हमें धोखा दिया और इस तरह चीनी मिट्टी की गुड़ियों में बदल दिया। वो आगे एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है कि ये सब आज से नहीं हो रहा। वो बताती है, पिछले 2 सालों में उस शैतान ने न जाने कितने ही और लोगों को बेवकूफ बनाकर यहां फंसाया है और वो सब उसके हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं या ऐसी हालत में है। यह सुनकर माई लेडी को समझ आता है कि चेंशी कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक बहुत शातिर खिलाड़ी है जो पिछले 2 सालों से लगातार लोगों को इस मौत के कुएं में गिरा रहा है। उन नन्हे गुड़ियों का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उनमें से एक बुजुर्ग गुड़िया, वो अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहती है कि बेटा, इन 2 सालों में हमारा शरीर पूरी तरह बदल गया है। पहले हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा रूप बिगड़कर इन बेजान चीनी मिट्टी की गुड़ियों जैसा हो गया है। वो बहुत ही उदास होकर कहते हैं कि उन्हें अब ये भी नहीं पता कि क्या वो कभी वापस इंसान बन पाएंगे या नहीं। उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। ये सब सुनकर माई लेडी का दिमाग तेजी से चलने लगता है। वो मन ही मन सोचती हैं कि अच्छा, तो ये लोग भी सच्चे राजा के मकबरे, ट्रू किंग्स टूम की तलाश में आए थे और मेरी तरह ही उस धोखेबाज के जाल में फंस गए। लेकिन तभी उनके दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचती हैं कि वो छोटा शैतान चेंशी तो यहां अपनी मर्जी से आता जाता रहता है। इसका मतलब साफ है, उसे पक्का पता है कि वापस इंसान कैसे बनना है। अभी माई लेडी अपने बचने का प्लान बना ही रही होती हैं कि तभी वहां खड़ा एक दाढ़ी वाला मिट्टी का पुतला उन्हें गौर से देखता है और एकदम चौंक जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, तुम तो, और फिर जैसे उसे याद आ जाता है वो चिल्लाता है, क्या तुम शिनजियांग झाओ परिवार की दूसरी यंग लेडी झाओ हो? ये सुनकर माई लेडी भी हैरान रह जाती हैं। वो उसे सवालिया नजरों से देखती हैं और पूछती हैं, और तुम कौन हो भाई? तभी वो पुतला अपना परिचय देते हुए बताता है, लेडी झाओ, मैं क्वांझाओ क्वांजो से हूं। आपको शायद याद ना हो, लेकिन हम कुछ साल पहले एक बार मिले थे। तो दोस्तों, जैसे ही उस पहले शख्स ने माई लेडी को पहचाना, वहां तो जैसे पहचान परेड ही शुरू हो गई। बाकी की गुड़ियां जो अब तक चुपचाप खड़ी थीं, उन्हें भी हौसला मिल जाता है। वे सब एक एक करके आगे आते हैं और बड़े सम्मान के साथ झुककर माई लेडी को सलाम करते हैं। एक गुड़िया कहती है, मैं दानजियांग से हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, शिनजियांग झाओ परिवार की दूसरी यंग लेडी। तभी दूसरी गुड़िया भी बोल पड़ती है, मैं शिनजियांग से ही हूं। आपको मेरा नमस्कार, लेडी झाओ। देखते ही देखते वहां मौजूद लगभग हर कोई उन्हें पहचानने लगता है और अपना परिचय देने लगता है। तो दोस्तों, जब ये सारी गुड़ियां अपना परिचय देती हैं, तब माई लेडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि उनके सामने जो ये छोटे छोटे मिट्टी के पुतले खड़े हैं, ये असल में कोई ऐरे गहरे लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो गोल्डन कोर स्टेज के महान योद्धा हैं। माई लेडी मन ही मन हैरान होकर सोचती हैं कि गोल्डन कोर स्टेज, अरे मेरे झाओ, परिवार को भी ऐसे शक्तिशाली लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ता है और उनका सम्मान करना पड़ता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतनी जबरदस्त शक्ति रखने वाले ये दिग्गज भी उस छोटे से बच्चे की चालों में फंस गए। अब उन्हें समझ आता है कि चेंशी उर्फ लिटिल ऑनेस्ट कितना खतरनाक खिलाड़ी है। वो गुस्से में उबलते हुए सोचती हैं, क्या बेशरम और नीच लड़का है वो? सच में वो कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा विलन है जिसने इतने ताकतवर लोगों को भी घुटनों पर ला दिया। अब कहानी वापस बाहर की तरफ मुड़ती है, जहां वो पुरानी भट्टियां धधक रही हैं और चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। माहौल एकदम गर्म है और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है।
एक विशालकाय चीनी मिट्टी का बर्तन टूटकर बिखर जाता है। उस टूटे हुए बर्तन के अंदर से कोई और नहीं बल्कि वही छोटा शैतान चेंशी निकलता है। वो ही करके हंस रहा है, जैसे उसे बड़ा मजा आ रहा हो कि उसने सबको कैसे चकमा दिया। वो वहां से बचने के लिए एक और बड़े से मटके को अपने ऊपर पहन लेता है और किसी कछुए की तरह उस कवच में छिपकर तेजी से वहां से भाग निकलता है। जंगल की ढलान से नीचे कूदते हुए वो उस खतरनाक जगह से दूर निकल जाता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। आखिरकार वो एक सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर उस गांव की तरफ देखता है जहां उसने माई लेडी और बाकी योद्धाओं को फंसाया है। वो बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचता है कि ये बड़े बड़े शहरों से आए हुए लोग भी कितने अजीब हैं। उसके चेहरे पर सुकून है क्योंकि उसने अपने प्लान के मुताबिक उन सबको वहां मुसीबत में डाल दिया है और खुद वहां से साफ बचकर निकल गया है। चेंशी, जो अभी अभी उस मौत के कुएं से सुरक्षित बाहर निकला है, वो झाड़ियों के बीच खड़ा होकर बड़े ही मासूम चेहरे के साथ अपनी सफाई देता है। उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा उन लोगों को ही दोषी ठहराता है। वो कहता है, भाई, अगर तुम लोग यहां खजाना ढूंढने आए थे तो चुपचाप खजाना ढूंढते ना। तुम्हें हर बार गवाहों को मारने और उनका मुंह बंद करने की क्या सूझती है। वो अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए कहता है, जो भी मुझे अपने साथ लेकर आता है वो अंत में मेरी ही जान लेने की कोशिश करता है। तो मैंने जो किया वो बस अपनी रक्षा के लिए किया। मतलब दोस्तों, वो ये जताना चाहता है कि उसने ये सब मजबूरी में किया है। तभी सीन में एक बड़ा बदलाव आता है और हमें चेंशी के अतीत या उसके दिमाग की एक झलक मिलती है। एक डरावना मंजर सामने आता है जहां एक सूखे हुए पेड़ पर एक साया लटक रहा है। यह साया और कोई नहीं बल्कि स्कॉलर झू नाम का एक भूतिया प्राणी है जो चेंशी का साथी या गुरु जैसा लगता है। चेंशी उस लटकते हुए साये को देखकर कहता है, टीचर सच में बहुत ज्ञानी है, उन्होंने जो भी कहा था वो एकदम सही था। फिर वो बड़े भोलेपन से पूछता है, स्कॉलर झू, टीचर ने जो कहा था उसका असली मतलब क्या था। इस पर वो भूतिया स्कॉलर झू पेड़ से लटकते हुए ही जवाब देता है, छोटू, टीचर के कहने का मतलब साफ था। जब दुश्मन खुद चलकर तुम्हारे पास आ गए हैं तो उन्हें जिंदा वापस मत जाने दो, उन्हें यहीं इसी जगह दफन कर दो। हम जैसे पढ़ने लिखने वाले लोगों को टीचर से ये सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब समझ आया कि चेंशी इतना खतरनाक क्यों है। उसकी मासूमियत के पीछे एक खौफनाक विचारधारा छिपी है कि दुश्मन को कभी जिंदा मत। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना